नमस्ते सभी को। मैं डॉक्टर अश्विनी डहाट। आई एम एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और आज मैं आपको योगा थेरेपी एंड थेरेपेटिक यूज ऑफ योगा इन चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज इसके बारे में आपको आज मैं थोड़ा सिखाना चाहूंगी। तो योगा के बारे में तो हम जनरली सब लोग सब कुछ जानते हैं कि योगा कैसे किया जाता है। बट स्पेशली डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के बच्चों के लिए इसे कैसे यूज किया जाता है ये आज हम देखेंगे। ओके। सो व्हाट इज योगा? योगा आसना, राइट, बहुत एंशियंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है जो कि ना सिर्फ बॉडी के लिए काम होता है बट इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर योर माइंड, राइट। सो इट इज माइंड एंड बॉडी दोनों को भी सिंक में रखता है, दोनों को ही तालमेल से योगा किया जाता है। अगर आपका माइंड स्थिर नहीं है, आपका माइंड आप यूज नहीं कर पा रहे हैं या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं तो आप एक आसना नहीं कर सकते। तो परफेक्टली एक आसना जब हमें करना होता है तब हमारा अटेंशन हमें बहुत जरूरी होता है। तो थेरेपेटिक यूज ऑफ योगा, दैट इज आसना, ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन, ये सब को जो मिलाकर हम करते हैं उसे बोलते हैं योगा थेरेपी। अब योगा, जैसे हम जानते हैं कि आसना है, एक पोज लेते हैं, राइट। हम वो पोज में कुछ देर रुकते हैं, फिर जब वो पोज हम अटेंड कर लेते हैं तो हमें हमारा ध्यान केंद्रित करना पड़ता है हमारे मसल में, जो मसल को स्ट्रेच आ रहा है। हमारा ध्यान अपने आप उस मसल स्ट्रेच की तरफ जाता है, राइट। जब वो स्ट्रेच होता है तो हमें पता चलता है कि यहाँ मुझे स्ट्रेच हो रहा है, ये मुझे डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ मुझे और थोड़ा सा स्ट्रेच करना चाहिए, ये पोज को इस तरीके से ठीक करना चाहिए। फिर जब हम उस पोज में कुछ सेकेंड्स रुकते हैं तब हम देखते हैं कि हमारी सांस आ रही है, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है। तो जब हम ये सीखते हैं, ये जब स्टेप्स हम सीखते हैं तो हमारे माइंड को बहुत ही शांति मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है, फ्लो होता है अच्छे से ऑक्सीजन का। और जब हम मूवमेंट करते हैं और ब्रीदिंग करते हैं तब हम एक मेडिटेशन के फेज में चलते हैं जहां पर हमें सिर्फ हमारे सांस पे कंसंट्रेट करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम आसना कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम अगर ब्रीदिंग पे नहीं ध्यान दे रहे हैं तो जो पोज हम लेते हैं वो ठीक से नहीं अटेंड कर सकते। इसलिए योगा कभी भी आसना प्लस ब्रीदिंग ये दोनों के साथ ही किया जाता है। तो एज अ स्पेशल एजुकेटर हम योगा थेरेपी क्यों देते हैं बच्चों को? अब जैसे मैंने बताया कि हम कोई भी जब आसना बच्चों को सिखाते हैं तो हमें स्ट्रेच आता है, राइट। हमारे बॉडी में जब हम कोई पोज लेते हैं, ट्री पोज बोलो या बटरफ्लाई पोज बोलो, तो जब लेते हैं तो हमें एक स्ट्रेच मिलता है हमारे वो पार्ट के बॉडी को। तो उससे क्या होता है, बॉडी अवेयरनेस, जब स्ट्रेच होता है, जब पेन होता है तो हमारा ध्यान उस पार्ट पे जाता है, राइट। तो इसमें शरीर की जागरूकता काफी बढ़ती है। और वो पोज को मेंटेन करने में क्या हो जाता है, हमारा अटेंशन और कंसंट्रेशन, मुझे वो होल्ड करके रखना है। जब बटरफ्लाई पोज हम जब करते हैं तो वो पोज को होल्ड करने में हमारा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। फिर वो पोज को होल्ड करने के लिए हमें हमारे लार्ज मसल्स, स्मॉल मसल्स, हमारी बॉडी की लाइन, राइट, सबका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अगर मैं आसना ले रही हूँ और मैं इधर उधर भी देख रही हूँ तो भी मेरा बैलेंस जाएगा। अगर मैं आसना में हूँ और मैं सर को इधर उधर हिला रही हूँ, उधर उधर देख रही हूँ तो भी मेरा बैलेंस जाएगा। अगर मैंने एक आसना लिया और हाथ अलग ले लिया तो भी मेरा बैलेंस जाएगा। तो संतुलन बॉडी का, आंखों का, गर्दन का, शरीर का, हाथ पैर का संतुलन बनाए रखने में आसना को बहुत जरूरी होता है। और जब हम शरीर के स्ट्रेच पे, शरीर के मसल स्ट्रेच पे, उसके इलॉन्गेशन पे जब हम फोकस करते हैं ना, तो
जो हमारे दिमाग में हमेशा जो बातें चलती है, हमारा माइंड जब ऑक्यूपाइड होता है वो सब कम हो जाता है, क्योंकि हम हमारे पूरा जो ध्यान है वो शरीर पे रखते हैं। तो हमारा जो डिस्ट्रैक्शन है वो लेवल हमारा कम हो जाता है। और हम खुद के बॉडी की नीड को पहचानना सीखते हैं कि कहाँ पेन हो रहा है, कहाँ स्ट्रेच हो रहा है, कहाँ मैं होल्ड कर पा रही हूँ, अब मुझे छोड़ देना चाहिए, ये आसन अब मैं नहीं रोक सकती हूँ। तो ये जो है इमोशंस शरीर के, ये समझना उससे काफी अच्छा हो जाता है। तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे बच्चों में जिनमें पेन टॉलरेंस नहीं होता है, सिटिंग टॉलरेंस नहीं होता है, अटेंशन कंसंट्रेशन लैकिंग होता है, इमोशनल रेगुलेशन पुअर होता है, पुअर बॉडी अवेयरनेस होता है। तो ये सारी तो बेसिक चीजें हैं। तो ये जब हम डेवलप करने के लिए सोचते हैं तो योगा आसनास हमें बहुत मदद करता है। तब योगा आसना किन बच्चों के लिए यूज करना चाहिए? तो जनरली ये सारे बच्चों में यूज होता है ना। चाइल्डहुड सारे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में होता है, ऑटिज्म में, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, लर्निंग डिसेबिलिटी, सारे जो भी आप जानते हैं उन सारे डिसऑर्डर्स पे ये काम करते हैं। फिर इसका बेनिफिट्स कैसे है? जब हम जैसे अभी स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान देते हैं ना, कि बच्चा ये भी कर सके, वो भी कर सके, खेल भी सके, खेल कूद कर सके, पढ़ाई कर सके, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट कर सके, सब कुछ उसको करना चाहिए, डांस करना चाहिए। तो बट ये कब सीखता है? जब बच्चे का अटेंशन अच्छा होता है, ठीक है। तो सिंपल सिंपल पोज में हम जब बच्चों को लेते हैं तो सिंपल पोज उनको एक अटेंशन देने में मदद करता है। उनको उनके जो मसल की नीड है या बॉडी की नीड है, जैसे अभी एडीएचडी के बच्चे जो भागते दौड़ते रहते हैं तो उनकी एनर्जी सर्क्यूलेट बराबर से नहीं हो रही है, तो वो उनको बैठने नहीं देती है एक जगह। तो अगर हम उनको योगा अच्छे से करवाते हैं तो उनका उनकी बॉडी की नीड, उनके जो मसल की नीड है वो फुलफिल होती है। राइट, जहाँ रेजिस्टेंस लगता है, होल्ड लगता है, पावर लगता है, तो वो फुलफिल होती है और उनसे उसका सिटिंग टॉलरेंस इंप्रूव होता है। इमोशनल रेगुलेशन बच्चों का अच्छा हो जाता है, बॉडी की नीड वो समझने लगते हैं, मुझे पेन कब हो रहा है, मुझे टेम्परेचर कैसे फील हो रहा है। तो अल्टीमेटली जब वो ब्रीदिंग भी सीखते हैं, मेंटेन करना सीखते हैं, तो उनका बिहेवियर भी इससे रेगुलेट होता है। और ऑब्वियसली जब वो मसल आसनास के थ्रू काम करता है तो मसल में स्ट्रेंथनिंग होती है, मसल का फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाती है, कोर स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाता है। तो उनकी मोटर प्लानिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर हम सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी वेलबींग का करते हैं। और वो लोग अगर हम योगा बच्चों से कराते हैं तो वो अच्छा ग्राउंडेड फील करते हैं, स्टेबल फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। और हम जानते हैं कि ये योगा आसनास का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर उनका टेंशन अच्छे से इंप्रूव होता है, स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, उनका बैलेंस कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, स्टेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाती है, ब्रीदिंग पैटर्न अच्छा हो जाता है, ठीक है। सांस लेना और सांस छोड़ना कॉन्शियसली ये बच्चों को नहीं आता है, तो ये वो सीख पाते हैं। और इससे जब हम बहुत देर तक कोई आसना होल्ड करने का सीखते हैं तो अल्टीमेटली हम हमारा ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करके, हमारी बॉडी पे कंसंट्रेट करके, ये क्या करता है, हमारे मेमोरी को भी बूस्ट करता है। तो इतने सारे फायदे हैं एक योगा आसनास या योगा थेरेपी बच्चों को देने में। तब ये सीखने में क्यों इसका रोल है? क्यों ना हो? अगर आसनास आपका सिटिंग टॉलरेंस, आपका टेंशन, आपका लर्निंग, आपकी मेमोरी अगर अच्छा करता है तो ये अल्टीमेटली ये आपको पढ़ाई में मदद करने ही वाला है। क्योंकि अगर बच्चा सही ढंग से बैठना सीख रहा है, सही ढंग से फोकस करना सीख रहा है, तो उसकी लर्निंग इंप्रूव होगी, वो इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करेगा, जो भी सीख रहा है वो उसको याद रहने में मदद मिलेगी। तो इसीलिए अगर योगा हम बच्चों से रेगुलरली करवाते हैं तो उसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस। अब स्पेशल एजुकेटर्स क्या कर सकते हैं? तो सिंपल सिंपल बहुत डेली या बहुत हार्ड टास्क वाले योगा ना करवा के सिंपल योगा आसनास उनसे करवा सकते हैं। पहले वो उनको वो जो पोज है, ठीक है, स्टार्टिंग पोज, एंड पोज, मिड पोज, ये उनको वो पोस्टर्स भी दिखा सकते हैं या उनको वीडियो भी दिखा सकते हैं, और वो उनको पहले खुद करके दिखा सकते हैं।
फिर उनको वो हैंड गाइडेंस के तरीके से उनसे करवा सकते हैं। फिर प्लेफुल एक्टिविटीज जैसे कैट एंड काउ योगा पोज हो गया, तो वो प्लेफुल एक्टिविटीज में आप इंक्लूड करके भी उनसे खेल खेल में करवा सकते हैं। और इससे जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, जब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवा जाती है तो अल्टीमेटली हमारा दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन कम हो जाते हैं और हम और अच्छे से फोकस कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि योगा का जैसा पोज है वैसे ही करते आना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। योगा का जो भी पोज होता है वो इंसान के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो पूरा झुक नहीं सकते तो आप योगा ब्लॉक्स या ईंटें या जो भी आपके पास है स्टूल वूल वो यूज कर सकते हैं, ताकि जितना हाथ पहुंच रहा है वो उतने ही हाथ में वो हाथ रख सके। जितनी बेंडिंग हो रही है बॉडी की उतनी, यानी अपनी बॉडी की क्षमता को रिस्पेक्ट करके आपको वो आसना करना है। ऐसा नहीं करना है कि नहीं परफेक्ट ही होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, परफेक्ट ना हो तो भी चलता है, बट आसना को हमको पूरा करना है। तो जो सिंपल आसनास मैंने बताया है वो आप, ये जो सिंपल कुछ आसनास है जो आप बच्चों से करवा सकते हैं। तो सिंपल है बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई पोज। अब योगा अगर हम जैसे कोई भी एक्सरसाइजेस चालू करते हैं तो सबसे पहले हम वार्म अप करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, फिर कूल डाउन करते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ी थोड़ी वार्म अप जैसे जंपिंग हो गई, शेकिंग हो गई है ना, अप डाउन हो गया, तो ये थोड़ा वार्म अप करवा के हम फिर ये स्ट्रेचेस बच्चों से करवा सकते हैं। तो पहले बटरफ्लाई पोज हो गया। तो बटरफ्लाई पोज आपको पता है कैसे हम सीधा बैठते हैं, पीठ सीधी रखते हैं, दोनों पैरों के फुट को एक में एक से चिपकाते हैं। ठीक है, और जो हमारी पैरों की उंगलियां हैं उनको दोनों हाथ से पकड़ते हैं, और जो हमारा इनर थाई होता है वो स्ट्रेच होता है, हमारा थाई का एरिया है ना वो स्ट्रेच होता है। फिर ये पोजीशन में आप बच्चों को काउंटिंग करवाना सीख सकते हैं। होल्ड करने के लिए, ये पोजीशन को होल्ड करने के लिए पहले 10 सेकेंड का काउंटिंग, फिर 20 सेकेंड, और ग्रेजुअली आप इसमें इंप्रूव करते जाइए, काउंटिंग को बढ़ाते रहिए। फिर दूसरी पोज है ट्री पोज। ट्री पोज यानी जिसमें आपको आपके पैर को फिक्स रखना है। ठीक है, अब जैसे एक पैर ये पोस्टर में दिख रहा है कि ऊपर है, तो अगर वैसा नहीं हुआ है तो आप सिंपल दोनों पैर को नीचे और हाथ ऊपर करके नमस्ते पोज कर सकते हैं। दैट इज अ सिंपल ट्री पोज। फिर आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं कि दोनों पैर नीचे ही है, और जो राइट पैर है वो क्रॉस करके लेफ्ट पैर के ऊपर जाएगा, नीचे जमीन पर ही, पैरों पे नहीं लेना है। फिर लेफ्ट पैर को क्रॉस करना सिखा दीजिए या आगे ही रखना सिखा दीजिए। ठीक है, एक पैर के आगे दूसरा पैर हो। ये भी क्रॉसिंग अगर बच्चा करता है तो भी बैलेंस चैलेंज होता है। ठीक है, फिर आप धीरे धीरे इसका लेवल हार्ड कर सकते हैं। फिर आप धीरे धीरे एक पैर को दूसरे पैर की यानी सिर्फ कोहनी के या सॉरी एंकल के ऊपर रखना सिखा सकते हैं, फिर नी पर आ सकते हैं और फिर थाई के पास लेके जा सकते हैं। तो ग्रेजुअली आपको इसका लेवल हार्ड करते जाना है। तो दैट इज द ट्री पोज। ट्री पोज में पूरा शरीर स्ट्रेच हो जाता है, तो ये बहुत मजेदार भी होता है कि हम ट्री बन रहे हैं। ठीक है, तो हम बटरफ्लाई बन रहे हैं, तो बटरफ्लाई में जैसे हम हाथ भी हिला रहे हैं और पैर भी हिला रहे हैं, तो बटरफ्लाई के जैसे भी हम एक्ट कर सकते हैं। देन अगेन कैट एंड काउ। कैट एंड काउ पोज बहुत ही वंडरफुल पोज है, क्योंकि कैट एंड काउ में जैसे आप देख रहे हैं कि दो पोज है एक साथ। येलो कलर का लड़का जो टी शर्ट पहना है वो कैट एंड काउ वाला पोज है। अब जिसमें आप देख रहे हैं कि उसको उसका जो है घुटने पर उसका वेट है, हैंड्स पे उसका वेट है। ठीक है, तो पहले पोज में उसको आपको पूरा जो पीठ है अंदर की तरफ जाएगा, और दूसरे पोज में जैसे दिख रहा है कि पूरा ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब नीचे की तरफ पीठ जाती है तो हम ऊपर की तरफ दिखते हैं, और जब ऊपर पीठ जाती है तो हम पूरा नीचे की तरफ दिखते हैं। तो दैट इज कैट एंड काउ। ये पोज का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, आपका स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है, आपकी गर्दन से लेके पीठ की सारी मसल्स को स्ट्रांग बनाता है, आपके हाथ पे और नीज पे प्रेशर आता है तो आपका जॉइंट अवेयरनेस भी इससे काफी अच्छा हो जाता है। देन कोबरा पोज। कोबरा पोज, एक बच्ची है जो ब्लू और ग्रीन ड्रेस पहनी है, वो कोबरा पोज जैसे ये वाला जो है कोबरा पोज है। तो इसमें हाथ पे स्ट्रेच आता है, पूरे स्पाइन पे स्ट्रेच आता है, लोअर लेग्स पे पीछे के साइड में हम जो मसल्स है वो उसमें पूरा स्ट्रेच आता है।
टीए यानी आपके एंकल के ऊपर वाली मसल्स पे स्ट्रेच आता है। तो गर्दन से लेके पूरे नीचे के बॉडी तक एक जैसा स्ट्रेच आता है। तो ये बहुत ही अच्छा पोज है, क्योंकि इसमें आपको खुद ऊपर देखना पड़ता है। तो कोबरा पोज भी आपको स्ट्रेंथनिंग देता है, स्ट्रेचिंग देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और ये बहुत अच्छे से आपको रिलैक्सेशन देता है। एंड देन दो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है। तो बी ब्रीदिंग यानी भामरी बोलते हैं, जिसमें आपको कान बंद करना पड़ता है, आंखें बंद करनी पड़ती है, नाक और चेहरा बंद करता है, और आपको बस करके हमिंग करना पड़ता है। तो दैट इज अ वेरी वंडरफुल एक्सरसाइजेस। जब हमिंग हम करते हैं तो पूरी बॉडी में हमारा वाइब्रेशन होता है, और अवेयरनेस बहुत इंप्रूव होती है, और हमारा ध्यान खींचता है, और जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है वो सारे कम हो जाते हैं। अगर ये पूरा हम बंद नहीं कर सकते तो सिर्फ कान में भी हमने अगर हाथ डाल दिया और बोला तो भी वंडरफुल है। और धीरे धीरे आप आंख बंद करना, ये सब ग्रेजुअली आप उसको सिखा सकते हैं। देन बलून ब्रीदिंग। बलून ब्रीदिंग में आपको एक हाथ चेस्ट पे रखना पड़ता है और एक हाथ आपको पेट पे रखना पड़ता है, ठीक है। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तब हमारा पेट फूलता है, और जब हम सांस बाहर करते हैं तो पेट अंदर जाता है। दैट इज ब्रीद इन ब्रीद आउट। ठीक है, तो जैसे अभी पहला ब्रीद इन है, तो ब्रीद इन में पेट आपको फुला हुआ दिख रहा है ना, ये जो दो पोज है। तो वैसे ही हमारा पेट बाहर की तरफ जाएगा, और ब्रीद आउट जब करते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाता है, सिकुड़ जाता है। राइट। सो दैट इज ब्रीद इन ब्रीद आउट, बेली बलून बेली ब्रीदिंग। सो ये भी बहुत अच्छा पोज है। इसमें आपका ब्रीदिंग का अवेयरनेस होता है, आपके बॉडी का अवेयरनेस होता है, जॉइंट अटेंशन होता है। ठीक है, आपका इन एंड आउट समझता है कि मेरी ब्रीथ अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। इसका ये बहुत माइन्यूट लेवल का ऑब्जर्वेशन है। अगर ये बच्चा सीख गया तो काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग में भी उसकी इंप्रूवमेंट होती है। सो ये बेसिक आप योगा आप अगर बच्चों को करवाते हैं तो इससे काफी फायदे होते हैं। तो आपको प्रिकॉशन क्या लेना है, जैसे कि मैंने बताया है कि कुछ भी फोर्स नहीं करना है, उसकी जितनी क्षमता है उसी के हिसाब से करना है। आपको देखना है कि उसको कहीं चोट ना हो या कोई स्पाइन इश्यूज ना हो, तो आपको वो थोड़े प्रिकॉशन से। और बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं करना है, आपको 10 मिनट से ही स्टार्ट करना है, और 10 मिनट से फिर आपको अगर बच्चा करते आ रहा है 5 मिनट्स 10 मिनट्स तो आपको ग्रेजुअल। और हमेशा बच्चे के साथ रह के ही, उसे दिखा के, उसको डेमोन्स्ट्रेट करके, हैंड गाइडेंस लेके उससे करवा के ही, आपके सुपरविजन में ही उससे ये करवाना है। ठीक है। तो योगा हेल्प्स चिल्ड्रन बिकम कामर, स्ट्रोंगर एंड रेडी टू लर्न। सो ये है आपके लिए योगा के बेनिफिट्स, एम एंड स्कोप। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया है। और इन केस आपको कुछ इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।